हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक है वो प्रस्तुत समस्या का समाधान स्वयं करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इसी बात को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बाल विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों ही। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बाह्य कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक होते हैं? तो देखिए, वातावरण है और स्कूल की शिक्षा पद्धति, तो ये आते हैं बाह्य कारकों के अंतर्गत। और आंतरिक कारक जो हैं इसके अंतर्गत आनुवंशिक कारक हो सकते हैं और माता पिता के जीन का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है, तो ये आंतरिक कारक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है, और ऑप्शन सी है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन डी है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? ऑप्शन देखिए, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की जो सामाजिक स्थिति है सभी प्रभावित करते हैं। चलिए अगला है, सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ऑप्शन है, फिशर, रॉस, जॉनसन या किम्बल यंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि यह कथन है जॉनसन का। प्रश्न नंबर 7 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? ऑप्शन देखते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, या फिर अनुभव केंद्रित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक केंद्रित। प्रश्न 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन है, नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी है, विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना, या फिर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में, ऑप्शन देखिए, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, या फिर आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भरता पैदा होती है। प्रश्न 11 है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, वृद्धि, विकास, संस्कृति, या फिर समावेशन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि विकास। तो क्रमबद्ध रूप से जो सुसंगत परिवर्तन होते हैं उसको विकास कहा जाता है।
प्रश्न 12 है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिंतन प्रक्रिया। तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया, और शेष जो है शैशव अवस्था की विशेषताएं जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो इस अवस्था में बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, और अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर। तो यह कथन है स्किनर महोदय का। तो इन्होंने क्या कहा था, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है, तो स्किनर ने ये कहा था। प्रश्न 15 है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक श्रवण पर, ऑप्शन बी है पारिवारिक परिवेश पर, ऑप्शन सी है किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन डी है प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारिवारिक परिवेश पर। प्रश्न 16 है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न 17 है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, या फिर शैक्षिक उपलब्धि पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्थिक प्रारूप पर। प्रश्न 18 है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ऑप्शन देखिए, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा होना, या फिर अभिप्रेरणा का अभाव होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवधान संबंधी बाधा होना। प्रश्न 19 है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टोरेंस या फिर टेलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। प्रश्न 20 है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, या फिर सीमित रुचियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमित रुचियाँ। प्रश्न 21 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है क्रो एवं क्रो का, E.A. पील का, फ्रेंडसन का, या फिर गेट्स का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह कथन है गेट्स का। ध्यान रखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, यह कथन किसका है? गेट्स का। 22 है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। 23 है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है उद्देश्य, पाठ्यक्रम को रटना, अधिगम अनुभव क्रियाएं, या फिर विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाठ्यक्रम को रटना। प्रश्न 24 है, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? तो ऑप्शन है दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन है बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन, या फिर शालीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शालीनता।
प्रश्न 26 है, बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, खेल से दूर करने के लिए, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, या फिर शरारत से रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। प्रश्न 27 है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन है असभ्यता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थायी अधिगम। 28 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? ऑप्शन है कुत्तों पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, या फिर चूहों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो कोहलर हैं इन्होंने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। 29 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन है प्याजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, या फिर रॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह कथन है वुडवर्थ महोदय का, ध्यान रखिएगा। अगला है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, या फिर नवीनीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्गांतरीकरण। तो दोस्तों, आशा है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।